जयपुर शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर बसे नामपुर गांव में आज खुशी का माहौल था। गांव के सरपंच मनसुख की इकलौती लड़की उषा की आज शादी थी। अंधेरी रात में सरपंच का घर सितारों की तरह चमक रहा था। बारात आ चुकी थी और अब सब उषा का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उषा घर के ऊपर वाले कमरे में बैठी किसी को बार बार कॉल लगा रही थी, लेकिन उधर से कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। उसने एक बार फिर कॉल लगाया और इस बार कॉल रिसीव हो गया। उषा तुरंत भड़कते हुए लेकिन दबी आवाज में बोली, कहाँ है तू? आया क्यों नहीं? आधे घंटे में मेरी शादी होने वाली है। उधर से आवाज आई, पागल हो गई है क्या? पूरी भीड़ जमा है तेरे घर पे। तेरा बाप ना मुझे गोली मार देगा अगर आसपास भी देख लेगा तो। मैं नहीं आ सकता। उषा गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, तू फट्टू ही रहेगा जीवन भर। 10 मिनट में वो जंगल वाली झोपड़ी में पहुंच, मैं खुद ही आ रही हूँ। इसके बाद उषा ने कॉल कट कर दी और कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वो आहिस्ता से कमरे की खिड़की से किसी तरह बाहर कूद गई और बड़ी तेज चाल से एक तरफ चल पड़ी। घनी काली रात में उषा लाल रंग का बहुत ही सुंदर लहंगा पहने जंगल की ओर बढ़ी जा रही थी। डर का उसके चेहरे पे नामो निशान नहीं था। बस थी तो अपने प्रेमी संतोष को आखिरी बार मिलने की बेचैनी। काफी दूर चलने के बाद उसे टॉर्च की रोशनी में वो झोपड़ी दिखाई दी जहाँ शायद ही कोई आता था। और रात में तो कोई भूले से भी इस जंगल की तरफ नहीं आता था। वो जैसे ही झोपड़ी के अंदर पहुंची, किसी ने उसे ऐसे दबोच लिया जैसे सदियों से उसे मिलने को तरस रहा हो। एक पल के लिए उषा अपने प्रेमी के आगोश में सब कुछ भूल गई और दोनों के होठ मिलके एक हो गए। अंधेरी रात में वो दोनों मदहोश से एक दूसरे की बाहों में ऐसे मदमस्त थे जैसे कि कल सुबह होनी ही ना हो। दोनों एक दूसरे के आगोश में पूरी तरह डूबे थे। तभी उषा को झोपड़ी के दरवाजे पे कोई साया खड़ा हुआ दिखाई दिया। उषा की तो जैसे जान हलक में ही अटक गई। वो अगले ही पल संतोष से अलग हो गई और दरवाजे की तरफ देखते हुए कांपती आवाज में बोली, उधर देखो, कोई है वहाँ। संतोष ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। वो उषा को फिर से अपने पास खींचते हुए बोला, कोई नहीं है वहाँ। इतनी रात को इस जंगल में भला कौन आ सकता है? ये हमेशा से बस अपना ही अड्डा रहा है, सीक्रेट अड्डा। और अगर तुम कहो तो आगे भी यही अड्डा बना के रखते हैं। इसके बाद संतोष ने उषा को फिर से अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन उषा की नजर एक बार फिर दरवाजे पे गई और फिर से कोई साया वहाँ खड़ा था। उषा हड़बड़ाकर फिर से अलग हो गई और बोली, संतोष, सच में कोई है। तुम बाहर जाके देखो। इस बार संतोष अपने कपड़े ठीक करते हुए उठा और मोबाइल का टॉर्च ऑन करके झोपड़ी से बाहर निकला। इधर उषा की सांसें डर के मारे बहुत ही तेजी से चल रही थी। वो इस जंगल में संतोष से मिलने आती तो रहती थी, लेकिन जंगल का इतिहास उसे भी पता था और इस कारण उसे डर भी लगता था। जब कुछ देर तक संतोष की कोई आहट नहीं मिली तो उषा भी अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके संतोष चिल्लाते हुए बाहर निकली। डर और घबराहट ने उसका बुरा हाल कर रखा था। वो झोपड़ी के दरवाजे के बाहर निकली ही थी कि तभी किसी चीज से टकराकर उसका संतुलन बिगड़ गया और वो लड़खड़ाकर गिर गई। उसका मोबाइल भी हाथ से छूटकर गिर गया, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उषा को जो दिखा वो रूह कंपाने के लिए काफी था। उषा के ठीक सामने टॉर्च की रोशनी में संतोष का चेहरा दिख रहा था,
जिसकी दोनों आंखें गायब थी और उससे बहता खून पूरे चेहरे को लाल कर चुका था। उषा जोर से चीखते हुए वहां से भागने को हुई। तभी वो अपने सामने खड़े एक साये से टकरा गई। वो साया एक औरत का था जो किसी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। उसने लाल रंग का बड़ा सुंदर सा राजस्थानी लहंगा और चोली पहनी हुई थी। हाथों में चूड़ा और नाक में खूबसूरत सी नथ उसके चेहरे पे 4 चांद लगा रही थी। लेकिन उसकी आंखें एकदम सफेद थी, जिनको देख कोई भी खौफ खा जाए। उषा को समझ में आ गया था कि उसका किससे पाला पड़ा है। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि नामपुर गांव को जमाने से खौफ में रखी हुई यक्षिणी मानसी थी। उषा ने एक बार अपने गले में हाथ लगाया तो सुरक्षा के लिए पहनाया गया रक्षा लॉकेट अभी उसके गले में नहीं था। उषा को अब अपनी मौत नजर आने लगी। वो हाथ जोड़ के यक्षिणी मानसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है। तभी यक्षिणी मानसी उसे अपनी लाल आंखों से घूरते हुए बोली, क्या तुम लोगों ने उसे छोड़ दिया था? सबको मारूंगी। आजाद हो गई हूँ अब मैं। ये गांव अब मौत का तांडव देखेगा, एक दुल्हन के बदले का तांडव। इसके बाद उषा की चीख पूरे जंगल में गूंजती रही, लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह उषा के गायब होने का पूरे गांव में हड़कंप था। सरपंच कुछ लोगों के साथ अपनी बेटी को खोजते हुए जंगल में उसी झोपड़ी के करीब आ पहुंचे जहां उषा कल रात आई थी। वहां बाहर ही संतोष की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। ये देख सरपंच की घबराहट और बढ़ गई। सब वहीं आसपास उषा को खोजने लगे और तभी एक गांव वाले को उषा की लाश एक तालाब के किनारे पड़ी हुई मिली। उषा की हालत देख किसी की भी रूह कांप सकती थी। संतोष की तरह उसकी भी दोनों आंखें गायब थी। तभी सरपंच भी वहां पहुंचे और अपनी बेटी की मौत का ये मंजर देख वो वहीं निढाल होकर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगे। इसी दौरान एक गांव वाला गौर से उषा की लाश देख रहा था। वो अपने करीब खड़े एक आदमी की तरफ देखते हुए बोला, जिस तरह से उस लड़के और उषा बिटिया को मारा गया है, ये काम तो यक्षिणी मानसी का लगता है। तभी पास खड़ा दूसरा आदमी बोला, लेकिन उसको तो सरपंच जी ने तंत्र शक्तियों से बंधवा दिया था, उसके आजाद होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तभी सरपंच की नजर अपनी बेटी के गले पे गई और गले में रक्षा लॉकेट न देख वो और ज्यादा घबरा गए। अब उनको भी कहीं न कहीं भरोसा हो गया था कि हो ना हो ये काम यक्षिणी मानसी का ही है। उन्होंने तुरंत अपने आदमी को आवाज लगाते हुए कहा, जाओ जाकर फटाफट तांत्रिक बाबा को बुला कर लाओ। यक्षिणी मानसी का खौफ एक बार फिर पूरे नामपुर गांव में फैल चुका था।
वहीं नामपुर गांव से कोसों दूर जोधपुर शहर के एक हॉस्पिटल के रूम में एक लड़का रोहित बेड पे सोया हुआ था। तभी अचानक वो मानसी का नाम पुकारते हुए एकदम से बेहोशी की हालत से छटपटाते हुए उठकर बैठ गया। मानसी! उसकी हालत कुछ ऐसी थी मानो उसने कोई बहुत ही बुरा सपना देखा हो। नौजवान उम्र का रोहित अग्रवाल जोधपुर के सबसे अमीर घरानों में से एक अग्रवाल परिवार का इकलौता वारिस था। आज सुबह ही जब रोहित घर पर बेहोश हो गया था तो घर के कुछ नौकरों ने उसे यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया। रोहित के पिताजी अमर अग्रवाल और माँ रेखा अग्रवाल एक फेमस ज्वेलरी स्टोर चेन के मालिक थे। वो दोनों एक बिजनेस कन्वेंशन के लिए सिडनी गए हुए थे। जब उन्हें उनके घर के नौकर से रोहित के बेहोश होने की खबर मिली तो दोनों अगली ही फ्लाइट से इंडिया लौट आए। रोहित की सारी रिपोर्ट्स तो एकदम नॉर्मल है। प्रॉब्लम स्ट्रेस का लगता है। रिपोर्ट्स देखते हुए डॉक्टर ने अमर और रेखा से कहा। ये सुन रोहित की माँ रेखा थोड़ा चिंतित लहजे में बोली, स्ट्रेस तो होगा ही, कोई दोस्त भी तो नहीं है इसका। खुद को कमरे में कैद करके बस उस लड़की की तस्वीर बनाता रहता है। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें रोहित को कुछ वक्त के लिए शहर से दूर कहीं शांत जगह पर ले जाने का सुझाव दिया। घर आने के बाद फिर से रोहित अपने कमरे में कैद होकर पेंटिंग करने में मशगूल हो गया। ये देख रेखा और अमर दोनों परेशान थे। अपने बेटे की हालत देख रेखा अमर से बोली, क्यों ना हम रोहित को लेकर एक फैमिली ट्रिप प्लान करें? हाँ, मैं भी सोच रहा था कुछ दिन के लिए अपने गांव नामपुर चलते हैं। अच्छी जगह भी है और रोहित का मन भी बहल जाएगा। क्या कहती हो? अमर ने रेखा से पूछा, जिसके जवाब में रेखा ने तुरंत ही हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी पीछे से रोहित की जोरों की आवाज से दोनों ही चौंक गए। रहने दीजिए, आपके पास कहाँ वक्त होगा मेरे लिए? कल को कोई मीटिंग आ गई फिर कैंसिल हो जाएगा, हमेशा की तरह। रोहित ने चिढ़ते हुए अपने मम्मी पापा से कहा। रेखा और अमर उसे कुछ समझा पाते उससे पहले रोहित गुस्से से अपने रूम में चला गया। रोहित का आलीशान कमरा, जहाँ की दीवारों पर हर तरफ उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स लगी हुई थी और वो सभी सिर्फ एक ही लड़की की थी, एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका पहनावा एक राजस्थानी गांव में रहने वाली जवान लड़की के जैसा था। रोहित गुस्से से अपने कमरे में बैठा था। इधर लिविंग एरिया में अमर के पास दीनू काका का कॉल आया, जो कि नामपुर गांव में उनकी हवेली की देखभाल करते थे। कॉल उठाते ही उधर से दीनू काका बहुत ही घबराई आवाज में बोले, साहब, यहाँ नामपुर गांव में यक्षिणी मानसी ने कल सरपंच की बेटी उषा को मार डाला। पूरा गांव दहशत में है। ये सुनते ही अमर का मुंह बन गया और दीनू काका की बात को नकारते हुए बोले, क्या काका आप भी ऐसे अंधविश्वास की बातें करते रहते हैं? ये पक्का उस ठाकुर की कोई चाल होगी हमारी प्रॉपर्टी की कीमत गिराने के लिए। ये मानसी वानसी तो बस बहाना है गांव में अफवाह फैलाने का। कहते हुए अमर ने कॉल कट कर दी। लेकिन मानसी नाम सुनकर कमरे में बैठे रोहित के कान खड़े हो चुके थे। वो तुरंत ही कमरे से बाहर आया और अपने पापा के सामने आकर बोला, ठीक है डैड, हम नागपुर ही चलते हैं। ये सुनकर अमर और रेखा दोनों के चेहरे पर सुकून के भाव नजर आने लगे। अमर तुरंत बोले, वेरी गुड बेटा, हम कल ही नामपुर के लिए निकलते हैं।
इसके बाद रोहित फिर से अपने कमरे में चला गया, लेकिन अमर और रेखा अभी भी हैरान थे कि अचानक रोहित ने हाँ कैसे बोल दी। इधर रोहित अपने कमरे में आकर उस लड़की की तस्वीर के आगे खड़ा हो गया और उसे निहारते हुए बोला, आखिर तुम हो कौन? क्यों मेरे सपनों में आती हो? मुझसे हमेशा तुम्हारी ही तस्वीर क्यों बनती है? मानसी, इस नाम से क्या कनेक्शन है मेरा? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अब लगता है नामपुर जाके ही मिलेगा। आखिर कौन है अतृप्त दुल्हन? एपिसोड 2। सरपंच की बेटी की मौत से नामपुर गांव में हड़कंप मच गया था। दीनू काका ने जब ये खबर अमर को दी तो उन्हें इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मानसी का नाम सुनने के बाद रोहित ने तुरंत नामपुर जाने के लिए हामी भर दी और अगले दिन पूरा अग्रवाल परिवार जोधपुर से नामपुर गांव के लिए रवाना हो गया। राजस्थान की सर्द सुबह एक सेडान कार में अमर, रेखा और रोहित अरावली की पहाड़ियों के बीच से होकर जोधपुर से नामपुर की ओर जा रहे थे। रोहित अब नामपुर पहुंचने के लिए बेताब नजर आ रहा था। उनकी कार जैसे ही नामपुर पहुंची, रोहित को इस गांव की आबो हवा में कुछ अपनापन सा महसूस होने लगा। रोहित के गांव में आने की आहट का असर गांव से थोड़े दूर जंगल के बीच भी नजर आ रहा था। पीपल के इस पुराने पेड़ के पास मानो अचानक से तूफान आ गया था, जैसे कोई शैतान जाग उठा हो। पेड़ के पत्तों की आवाज और तेज हवा के बीच ऐसा लग रहा था कि कोई रोहित को पुकार रहा था। रोहित, रोहित, या शायद ये किसी बड़े तूफान के आने की दस्तक थी। कार हवेली की तरफ बढ़ रही थी, जो कि गांव से थोड़ा बाहर स्थित थी। हरे भरे खेतों को देख रोहित उत्साहित नजर आ रहा था। खेतों की तरफ इशारा करते हुए अमर ने बड़े शान से कहा, यहाँ से जहाँ तक नजर घुमाओगे वहाँ तक हमारी ही प्रॉपर्टी है। और इन्हीं खेतों के बीच से होते हुए उनकी कार एक आलीशान पुश्तैनी हवेली के बाहर आ पहुंची। हवेली के बाहर दीनू काका इन्हीं का इंतजार कर रहे थे। उम्र भले ही उनकी 60 पार कर गई थी, पर काम के मामले में काका किसी जवान को भी आसानी से पछाड़ सकते थे। कार रुकते ही उन्होंने झट से सबका स्वागत किया और डिक्की से सामान निकालकर अंदर ले जाने लगे। कार से उतरकर रोहित ने बड़े ध्यान से हवेली की ओर देखा। वो थोड़ा बेचैन सा नजर आ रहा था। जल्दी ही फ्रेश होकर रोहित खुद से ही हवेली घूमने निकल पड़ा। रोहित सबसे पहले आउट हाउस आया, जहाँ दीनू काका की बीवी शांति, उनका बेटा जतिन और बहू माया रहते थे। जतिन और माया खेतीबाड़ी में मेरी मदद करते हैं, दीनू काका ने रोहित से कहा। रोहित को देख माया फुसफुसाते हुए जतिन से बोली, समझ लो यही है अपना बलि का बकरा। इसी के जरिए हम पूरी प्रॉपर्टी पर राज जमा सकते हैं। क्या कहते हो? जतिन और माया की मुस्कुराहट में उनकी लालची मंसूबों की झलक साफ दिख रही थी। काका, मैं थोड़ा गांव देखकर आता हूँ, पापा मम्मी को बता दीजिएगा। रोहित ने वहाँ से जाते हुए दीनू काका से कहा। दीनू काका थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, सुनिए भाई साहब, पर सूरज ढलने से पहले हवेली आ जाइएगा, उस यक्षिणी का खतरा है। पर रोहित पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से जा चुका था। रोहित गांव में फोन से फोटोग्राफी कर रहा था। तभी उसे कहीं से मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई दी। वो आवाज को फॉलो करते हुए एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा, जहां सरपंच मनसुख और कुछ लोग हवन कर रहे थे।
एक तांत्रिक कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उनको हवन में आहुति देने का निर्देश दे रहा था। वहीं पास में एक बकरी बंधी हुई थी जो शायद अपनी बलि चढ़ने का इंतजार कर रही थी। रोहित ये सब हैरान नजरों से देख रहा था। आहुति देने के बाद तांत्रिक ने सरपंच को एक बड़ा चाकू दिया। अगले ही पल सरपंच ने बकरी का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके खून से आहुति दी। मंत्रों की आवाज अब और तेज हो गई थी। रोहित ने घबराकर एक पल के लिए अपनी आंखें और कान बंद कर लिए। उसकी आंखों के सामने फिर से उसी लड़की का चेहरा आने लगा और इस बार उसे ऐसा लग रहा था मानो वो लड़की उससे मदद मांग रही हो। रोहित, मुझे बचा लो। रोहित, मुझे बचा लो। मुझे बचा लो रोहित। रोहित की सांसें तेज चलने लगी थी। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा, जिससे रोहित बुरी तरह चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने देखा कि उसके सामने सरपंच मनसुख खड़ा था। सरपंच के चेहरे पे अभी भी खून के छींटे लगे थे। सरपंच ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम अमर अग्रवाल के बेटे हो ना? रोहित उससे नजर नहीं मिला पा रहा था। रोहित ने बस घबराते हुए हाँ में सर हिलाया। सरपंच ने एकटक देखते हुए उससे फिर पूछा, हम पहले कभी मिले हैं क्या? मनसुख के चेहरे को देख रोहित के शब्द ही बाहर नहीं आ पा रहे थे। वो घबराहट में बिना कुछ कहे तुरंत वहां से निकल गया। शाम ढल रही थी और गांव में लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद कर रहे थे। सरपंच की बेटी की मौत के बाद गांव वाले रात होने से पहले अपने घर पहुंच जाना चाहते थे। रोहित हवेली आके अपने कमरे से फ्रेश होकर सीधा डिनर टेबल पर आया, जहां अमर और रेखा उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। तीनों काका उन्हें खाना सर्व कर रहे थे कि तभी अमर का मोबाइल बज उठा। फोन पर बात करते हुए अमर के माथे पर चिंता की लकीरें साफ बयां कर रही थी कि कुछ तो मुसीबत आन पड़ी थी। फोन रखने के बाद अमर रोहित की तरफ देख कुछ कहने से हिचक रहा था कि रोहित ने बड़े ही शांत मिजाज में पूछा, कुछ अर्जेंट काम आ गया ना आप लोगों को? अमर ने एक नजर रेखा की तरफ और फिर रोहित की तरफ देख के कुछ कहने से हिचक रहे थे। वो घबरा रहे थे, पर रोहित ने बड़े ही सहज ढंग से पेश आते हुए कहा, हमेशा की तरह। चलो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। आप लोगों का जोधपुर जाना इम्पोर्टेंट होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। अमर और रेखा रोहित के ऐसे बदले व्यवहार को देख हैरान थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनका रोहित को समय न दे पाने की वजह से वो उनसे मन ही मन शायद नफरत करता था। रात को ही अमर और रेखा जोधपुर के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद रोहित अपने कमरे में आकर पेंटिंग का सामान अनपैक करने लगा। लड़की की तस्वीर जैसे ही उसके सामने आई, उसके दिमाग में एक बार फिर हलचल शुरू हो गई। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। रोहित सीधे किचन में काम कर रहे दीनू काका के पास आ पहुंचा और परेशान स्वर में बोला, काका, मैंने आपकी बात सुनी थी जब आप मानसी के बारे में पापा से बात कर रहे थे। मुझे नहीं पता क्यों, पर मानसी और इस गांव का नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना नाता है मेरा इससे। कौन है ये मानसी? मानसी का नाम सुनते ही दीनू काका के होश उड़ गए। हाथ में पकड़ा हुआ कांच का बर्तन छूट कर नीचे गिर गया और कांच पूरे फर्श पर बिखर गया था। रोहित दीनू काका को देख हैरानी में बोला, काका, आप ठीक तो हो? कौन है ये मानसी? काका नजरें चुराते हुए जमीन से कांच के टुकड़े साफ करने लगे और कांपते लहजे में बोले,
तुम नाम मत लो उसका, उसके बारे में ना ही जाना तो अच्छा है। वो एक बुरा साया है इस गांव पर। रोहित को काका का व्यवहार कुछ अजीब लगा था। तीनों काका कांच उठाकर फेंकने के लिए चल दिए, पर जाते जाते वो रुके और पलटकर रोहित की तरफ देखते हुए बोले, कल पूर्णमासी की रात है, अब रात को हवेली से बाहर मत निकलिएगा। रोहित एकदम से पूछ बैठा, क्यों, क्या होता है पूर्णमासी की रात को? तीनों काका वहाँ से बाहर जाते हुए बोले, पूर्णमासी को यक्षिणी की शक्तियाँ चरम पर होती है। और तीनों काका वहाँ से चले गए। तीनों काका की ये बात सुनकर रोहित हैरान था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये मानसी का नाम सुनते ही उसे इतनी बेचैनी क्यों होने लगती है। ऐसा क्यों लगने लगता है कि जैसे वो उसे बुला रही है। बेचैनी इतनी थी कि वो बाहर जाना चाहता था, लेकिन दीनू काका ने हॉल के दरवाजे पर भी ताला लगा रखा था। उसी ताले को देखते हुए रोहित अपने कमरे की तरफ बढ़ चला। सभी के सो जाने के बाद जहां एक तरफ हवेली के भीतर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था, तो वहीं हवेली के बाहर जंगल में एक बड़े से बरगद के पेड़ में अचानक से बवंडर आ गया था। जोर जोर से हवाएं ऐसे चल रही थी जैसे इस पेड़ की टहनियों में चढ़कर कोई नाच रहा हो। और तभी हवाओं की सरसराहट के बीच से एक आवाज आई, आ गया है वो, आ गया है वो। इधर बाहर मचे भूचाल की आहट ने दीनू काका की भी नींद तोड़ दी थी। बिस्तर से उठकर एक पल के लिए वो खिड़की के पास गए तो दूर बरगद के पेड़ को झूमते देख उनका मन व्याकुल हो उठा। एक अजीब सी घबराहट ने उन्हें घेर लिया। कुछ सोच वो धीमे कदमों से अपने कमरे की अलमारी की तरफ गए और वहां से एक तस्वीर निकालकर उस पर हाथ फेरने लगे। उस तस्वीर को देख उनकी आंखें नम हो चुकी थी। वही रोहित अपने बिस्तर में गहरी नींद में सोया हुआ था और नींद में ही जिस तरह से वो लगातार करवटें बदल रहा था, उससे ये लग रहा था कि वो किसी सपने के आगोश में है। और फिर अचानक से मानसी की तेज आवाज करते हुए वो उठकर बैठ गया। है मानसी का क्या खास है पूर्णमासी की रात में? क्या मिल पाएगा रोहित मानसी से? जानने के लिए सुनिए अतृप्त दुल्हन का